जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री के टॉप 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो भी 2025 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, और अगर आप लोग एक बार अपने भाई बहन के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, ताकि आपको जो भी वायरल पेपर होगा, वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट आपको इस चैनल पर आपको सबसे पहले दिया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ बता देते हैं कि यह जो एग्ज़ाम प्री टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ फ्री मिलेगा, कोई भी चार्ज आपको नहीं लेना आता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी के क्या स्रोत है। ओके, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी के क्या स्रोत है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, यानी हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो भी जानकारी मिले उस जानकारी का स्रोत क्या है, तो लिखिएगा हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कराने वाले अनेक स्रोत उपलब्ध है। सर्वप्रथम हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे विभिन्न नगरों की खुदाई से प्राप्त विभिन्न भवनों, गलियों, बाजारों, स्नानागारों आदि के अवशेष हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। क्या डालते हैं? प्रकाश डालते हैं। ओके, याद रखिएगा इस बात को कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कराने वाले अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। और सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे विभिन्न नगरों की खुदाई से प्राप्त विभिन्न भवन, गलियां, बाजारों, स्नानागारों आदि के अवशेष प्राप्त हुए। क्या मिले? आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस तरह से आपको लिख देना होगा। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर का लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। तो हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है या निम्न थी। पहला नंबर लिखिएगा कि मातृ देवी की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी की पूजा होती थी। पशुपति की पूजा प्रचलित थी। कुबड़ वाला बैल पूजनीय था। कुबड़ वाला बैल क्या था? पूजनीय था। पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? पीपल वृक्ष की पूजा होती थी। और नाग पूजा, स्वास्तिक यानी सूर्य पूजा, अग्नि पूजा यानी वेदी को पूजा होता था के भी संकेत मिलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि नाग पूजा, स्वास्तिक, अग्नि पूजा के भी संकेत मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में। इतना बात आप लोग को याद हो गया होगा। और साथ ही साथ अगले का बात करते हैं कि एक मूर्ति में एक स्त्री के में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। एक स्त्री के गर्भ से एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। यह संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। यह धरती देवी की मूर्ति है। संभव है कि हड़प्पा वासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे या करते होंगे। और साथ ही साथ यहाँ बात करें, कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन काफ़ी हद तक आज हिंदू धर्म के ही समान है या समान था। यद्यपि इस सभ्यता से कहीं भी मंदिर जैसे अवशेष नहीं प्राप्त हुए, यानी हड़प्पा सभ्यता से कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए। इस बात को आपको याद रखना है। ओके, चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। तो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर लिखिएगा कि मातृ देवी की पूजा होती थी। पहला किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी की। दूसरा नंबर की पशुपति की पूजा प्रचलित थी। कुबड़ वाला बैल पूजनीय था। थर्ड नंबर ये है। ठीक है, यानी पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी। नाग पूजा, स्वास्तिक, अग्नि पूजा के भी संकेत मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से इन सभी का संकेत मिलते हैं। अगला नंबर है कि एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। यह संभवतः धरती की देवी की मूर्ति है। यह संभव है कि हड़प्पा वासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते होंगे। ओके, इसलिए ये मूर्ति आपको दिखाई देता है या तो मिला है। और साथ ही साथ बात करें कि कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन काफ़ी हद तक आज के हिंदू धर्म के ही समान था। यद्यपि इस सभ्यता से कहीं भी
मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड नंबर की ओर बात करते हैं। थर्ड नंबर में देखिए क्या है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें। तो हड़प्पा वासी बहु बहुदेववादी और प्रकृति पूजक थे। मातृ देवी इनकी प्रमुख देवी थी। मिट्टी की बनी अनेक स्त्री मूर्तियां जो मातृ देवी की प्रतीक है बड़ी संख्या में मिली है। देवताओं में प्रधान पशुपति या आदि शिव आदि शिव थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर योगीश्वर की मूर्ति को पशुपति महादेव माना गया है। सिंधुवासी नाग कुबड़दार सांड लिंग योनि पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते थे। जल पूजा अग्नि पूजा और बलि प्रथा का भी प्रचलित था। यानी हड़प्पा सभ्यता में बात करें कि कौन कौन से देवी और धार्मिक प्रथाओं का समर्थन था, इसमें से आपको लिखना रहेगा या इसकी विवेचना करना रहेगा। तो लिखिएगा कि हड़प्पा वासी जो है बहुदेववादी और प्रकृति पूजक थे। मातृ देवी इनकी प्रमुख देवी हुआ करती थी और साथ ही साथ मिट्टी की बनी अनेक स्त्री मूर्तियां जो मातृ देवी की प्रतीक है बड़ी संख्या में मिली है। देवताओं में प्रधान पशुपति या आदि शिव थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर योगीश्वर की मूर्ति को पशुपति महादेव माना गया है। सिंधुवासी नाग कुंवरदार सांड लिंग योनि पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते थे और जल पूजा अग्नि पूजा बलि प्रथा भी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में करा हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी यानी विशाल थी। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी यानी फैली हुई थी। अगर कहीं आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें या हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का उल्लेख करें या हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का संक्षिप्त विवरण दें, तो आप लोग लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से विशालतम थी। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर यानी उत्तर में है उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। यह कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी यानी फैली हुई थी। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर की ओर। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता, इससे बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नालों के निर्माण का संक्षेप में उल्लेख करें। सिंधु घाटी सभ्यता में नालों के निर्माण का उल्लेख करें। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी नाला बना हुआ करते थे उसका आपको उल्लेख करना, कुछ बताना इसके बारे में। तो देखिएगा आप लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे। पहले नंबर आप लोग लिखिएगा, इसके बारे में लिखेंगे नालों का निर्माण यानी लाइंग आउट ड्रेन्स। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली था। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि बात करें यदि घरों के गंदे पानी को गलियों में जोड़ना था। कहने का मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के नाला के बारे में बताना कि हड़प्पा सभ्यता में जो नाला बना हुआ करते थे वो किस प्रकार के होते थे। तो लिखिएगा हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से
एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली था। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखेंगे या देखें तो यह आप जान पाएंगे कि सड़क तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और यह जो था एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के नालियों के साथ गलियों को बनाया गया होगा और उनके अगल-बगल आवासों को यानी घर का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों से जोड़ना था, यानी घर का जो भी गंदा पानी था नलियों के साथ जोड़ना होता था। यही इसका निर्माण है, नालों का निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर की ओर कह है कि मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखिए। मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में आपको कुछ लिखना है। तो देखिएगा, अगर कहीं पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार का उल्लेख करें या उसके विषय में चर्चा करें या तो आपको बताएं, संक्षिप्त विवरण दें, तो लिखिएगा कि मोहनजोदड़ो से बना सार्वजनिक स्नानागार अपना विशेष महत्व रखता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी के लोगों को कला का अद्वितीय नमूना है। ऐसा अनुमान है कि यह स्नानागार यानी स्नानागार बोले तो नहाने वाला घर यानी तालाब धार्मिक धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत बना हुआ था कि इसकी दीवारें काफी चौड़ी बनी हुई है, जो पकी ईंटों और विशेष प्रकार के सीमेंट से बनी हुई है अपने ताकि पानी अपने आप बाहर ना निकल सके। कहने का मतलब कि हुआ कि मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार मिले हैं, सार्वजनिक स्नानागार हैं, वो किस प्रकार के बने होते थे। तो लिखिएगा मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानागार अपना विशेष महत्व रखता है। यह सिंधु घाटी के लोगों को कला का यानी आर्ट का अद्वितीय नमूना माना जाता है। ऐसा अनुमान है कि यह स्नानागार धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत हुआ करता था कि इसकी दीवारें काफी चौड़ी होती थी, जो पक्की ईंटों की बनी होती थी और विशेष प्रकार के सीमेंट से बनी हुई होती है, और ताकि पानी जो है अपने आप बाहर ना निकल सके। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर की ओर लेकर चलते हैं। 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी से संबंधित गृह स्थापत्य पर एक टिप्पणी लिखिए। कह रहा है सिंधु घाटी से संबंधित गृह स्थापत्य पर एक संक्षिप्त विवरण देना है या तो इसके बारे में उल्लेख करना है। तो आप लोग को लिखना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के गृह स्थापत्य मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में होता था। कैसे होते थे? गर्म और शुष्क मौसम में, यानी गर्मी और ठंडे मौसम में ये केंद्र था। अगर कहीं आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी से संबंधित गृह स्थापत्य पर एक टिप्पणी लिखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के गृह स्थापत्य जो होती थी मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित था, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियां का केंद्र हुआ करता था, और खास तौर पर यह जो होता था गर्म और शुष्क मौसम में हुआ करता था। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ओर लेते हैं। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में प्रमुख विशेषताओं का लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखिए। यानी मोहनजोदड़ो का जो नियोजित शहर हुआ करता था उसके बारे में, उसके विशेषताओं के बारे में 100 से 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो लिखिएगा, आपको पहला उत्तर लिखिएगा कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहर या पहलू शहरी शहर यानी पहली शहरी केंद्र विकास था। आइए ऐसे ही केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर है कि बस्ती 2 भागों में विभाजित हुआ करता था या विभाजित है। एक छोटा
लेकिन एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक खड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। अगला नंबर है कि निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तभी ऐसा काम संभव हो सकता था। और नेक्स्ट नंबर अगला पॉइंट है आपको पास, कह रहा है कि शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। ऐसा कह रहा है इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों के से ईंटें सम्मिलित थी जो भले धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई थी। यानी जो भी ईंटें जब प्रयोग होती थी वो सभी या तो धूप में सुखाकर बनाया गया होगा या तो भट्टी में पकाकर बनाई गई होगी। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना होगा। चलिए तो आप अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देख लें क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं या कार्बन 14 मेथड से क्या समझते हैं। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं या कार्बन 14 विधि का वर्णन करें, कार्बन 14 विधि का उल्लेख करें। तो लिखिएगा तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः किसी की जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु की अवस्था में C12 यानी कार्बन 12 तो स्थिर रहता है किंतु कार्बन 14 का निरंतर बल होने लगता है। ठीक है, बदलाव होने लगता है। क्या होने लगता है, तो बदलाव होने लगता है या तो चेंज होने लगता है। कार्बन का जो अर्ध आयुकाल होता है कितना होता है, तो बोलेंगे 55 68 यानी 90 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है, 90 वर्ष का होता है। अर्थात इन वर्षों में उस पदार्थ में C14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जा सकती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसी के आधार पर प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि कार्बन 14 विधि से क्या है, तो कार्बन 14 विधि एक ऐसा प्रक्रिया है जो वस्तुओं और जीव जंतु में पाया जाता है। अगर कहीं कार्बन 14 है तो कार्बन 14 में अगर अर्धआयु का अगर 12 वर्ष है तो 12 वर्ष है, इसका मतलब इसका आधा काल है। तो इसको दोगुना कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 24 वर्ष पुराना वस्तु है या 24 साल पुराना बना हुआ था। यही इस विधि का मान्यता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 10 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर में कह रहा है आप लोगों के बीच कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10 की पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं। पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं या पूरा तत्व के बारे में आपको उल्लेख करना। तो पूरा तत्व के बारे में लिखना रहेगा तो लिखिएगा कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोत का अपना विशेष स्थान रखते हैं। प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत का अपना विशेष स्थान रखते हैं। इसके प्रमुख कारण यह है कि भारतीय ग्रंथों की सांख्य काल की सही जानकारी नहीं होने के कारण किसी काल विशेष की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण भी सही तथा प्रस्तुत करने में बाधक होता है। ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अपना क्या कर दिया है, तो अपना इच्छा अनुसार प्राचीन प्रकरणों को छोड़कर केवल अनेक नए प्रकरण जोड़ देते हैं। लेकिन पुरातात्विक सामग्री में इस प्रकार के हेर फेर की संभावना बहुत कम होता है। अतः पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय होने लगे हैं या अधिक विश्वसनीय होते हैं। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोत से आप क्या समझते हैं, तो प्राचीन इतिहास। कह रहा है कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत का अपना विशेष स्थान रहते हैं। इसके प्रमुख कारण यह है कि भारतीय ग्रंथों की सांख्य काल की सही जानकारी नहीं होने के कारण किसी काल विशेष की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण का भी सही प्रस्तुत करने में बाधक होता है। ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अपना इच्छा अनुसार प्राचीन प्रकरणों को छोड़कर अनेक नए प्रकरणों को जोड़ देते हैं। लेकिन पुरातात्विक सामग्री में
पुरातात्विक सामग्री में इस प्रकार के हेर-फेर की संभावना बहुत कम होता है, अतः पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय होते हैं। ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 11 नंबर की ओर। कह रहा है कि उत्तरा पथ से आप क्या समझते हैं? उत्तरा पथ से आप क्या समझते हैं? तो उत्तरा पथ उस व्यापारिक मार्ग को कहते हैं जो मौर्योत्तर युग यानी मौर्य काल के बाद का काल, जो मौर्योत्तर युग में बहुत ख्याति प्राप्त था। यह मार्ग तक्षशिला से प्रारंभ होकर पंजाब, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन आदि मार्गों से होता हुआ भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मनौज नामक स्थान पर समाप्त होता था। उत्तरा पथ क्या? तो उत्तरा पथ उस व्यापारिक मार्ग को कहते हैं जो मौर्योत्तर युग में बहुत ख्याति था। यह मार्ग तक्षशिला से प्रारंभ होकर पंजाब, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन आदि मार्गों से होता हुआ भारत के पश्चिमी तट पर स्थित भंडौच नामक स्थान पर समाप्त होता था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है कि अभिलेख का अर्थ क्या है? अभिलेख का अर्थ क्या है? तो अभिलेख का मतलब होता है इनस्क्रिप्शन। अभिलेख का मतलब क्या होता है? तो अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है। अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है जो स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं और ताम्र पत्रों और पत्थरों की चौड़ी पट्टियों पर खुदे तत्कालीन शासकों के शासन का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक चित्र खींचते हैं। यानी आपको कह सकते हैं कि अभिलेख वह होता है जिन पर चट्टानों, स्तंभ, गुफाओं, पत्थरों या तो इत्यादि जो भी होंगे वस्तु उन पर खोद कर लिखा जाता था, वही क्या होता था? अभिलेख कहलाता था। और अभिलेख में राजा के जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन होते थे उनमें उनका विशेषताओं का, महत्व का वर्णन किया होता था, यही अभिलेख कहलाता है। चलिए तो इस वीडियो में आपको इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपको इस वीडियो को आपको दोस्तों के पास शेयर कर देना। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आप लोगों का कुछ भी अगर आप लोगों के पास कमेंट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।